हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आवर ग्रुप स्टडी सेंट्रल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सीरीज नंबर 1 हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चालू हमने किया था। लास्ट क्लास में सीरीज नंबर 1 पढ़ाया था। आज का हम सीरीज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हम पिछले सीरीज में हमने कौन से टॉपिक पे लाके छोड़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश थे किस तरीके से उनका आगमन हुआ था, किस पर्पज से वो यहाँ हमारे इंडिया आए थे और इंडिया में वो कैसे अपना व्यापार को स्प्रेड किए और साथ ही साथ वो कैसे जगहों को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। जब तक वो बिजनेस कर रहे थे तब तक किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चालू कर दिया तो वहां से उनकी लालच बढ़ी और लालच बढ़ने से पहले वो बंगाल लिए। उसके बाद फिर जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उन्होंने बक्सर और इलाहाबाद पे भी ट्रीटी उन्होंने साइन करवा ली थी हमारे शाह आलम टू से, जो कि मुगल एम्परर थे उस टाइम पे इलाहाबाद के हमारे शाह आलम टू। तो उनसे वो ट्रीटी साइन करवा लिए थे और ये बोले थे कि अब मेरी यहाँ पे सारी चीजें चलेगी, आपका यहाँ पे रोल खत्म हो जाता है। तो ब्रिटिशर्स कैसे आए थे, कैसे डच आया था, कैसे पोर्चुगल्स आए थे, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे गोरचट्टों का थोड़ा सा और लालच बढ़ी, यानी कि हमारे ब्रिटिशर्स की लालच थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ी। उन्होंने ये सोचा कि जिस तरीके से मैंने बंगाल को कैप्चर किया और जिस तरीके से मैंने बक्सर को कैप्चर किया, इसी तरीके से अब हमको यहाँ पे पूरे भारत पे सारे जगहों को कैप्चर कर लेना है। ये ब्रिटिशर्स की अब सोच बदलने लग गई। वहां पे इनकी लालच ये बढ़ी कि जिस तरीके से बंगाल पे हमारा सारा रोल चल रहा है, सारा मैनेजमेंट वहां का हो गया है कि हम जो कहते हैं वही लोग करते हैं, इसी तरीके से बक्सर में भी लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। तो यहाँ इनकी ये लालच बढ़ी किसी तरीके से हम अब जो मुगल साम्राज्य है उसको कैसे खत्म करते चले धीरे धीरे, और कैसे हम एक एक करके यहाँ पे इंडिया को खोखला बनाते चले। देखिए, ब्रिटिशर्स का जो इंटेंशन था वो एक ही था, यहाँ सारा पैसा कमाएंगे और पैसा अपने कंट्री लंदन में भेजेंगे। यानी कि इनका ये इंटेंशन था कि जितनी भी हम यहाँ पे इनकम कर सकते हैं कर लें, इस देश को लूटना चाहे तो लूट लें और यहाँ से पैसा अच्छा खासा बना के हम अपने ब्रिटेन भेज दें वहां के सुख सुविधाओं के लिए। ये ब्रिटिशर्स की एक कहीं ना कहीं ये अब इनकी सोच बदलने लग गई थी और ये ऐसा करना चाहते थे। अब यहां पे बात आती थी, इनके लिए सबसे बड़ा जो अड़ंगा था वो था मराठा, और जो साम्राज्य यानी कि जो प्लेस जहां महाराजा को था, महाराजाओं का था, यानी कि मुगल शासन था, वहां पे भी इनको काफी दिक्कतें थी। उन्होंने ये सोचा किस तरीके से मैं यहां पे इनको हड़पने का मुझे योजना बनानी चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा एक काम करते हैं, मराठा को हरा पाना काफी मुश्किल था क्योंकि मराठा काफी सोची समझी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। हर चीजों को एक सही पैमाने पर वो लड़ते थे, भिड़ते थे और किसी भी चीज को वो बहुत ही आसानी से खूबसूरत से विजेता बन जाते थे, वो उस चीज को हासिल कर लेते थे। तो यहाँ पे इनके ब्रिटिशर्स के लिए कहीं ना मन पे ये डाउट जरूर था, बहुत संदेह था कि हम मराठा से आके लड़े तो लड़े कैसे। अब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को कैसे पराजित किया, मराठाओं को कैसे उनको कमजोर बनाने की कोशिश करी। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे एक लाइन डायग्राम के साथ हिस्ट्री समझते हैं और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने कैसे कर्नाटक में प्रवेश किया और कर्नाटक के वीर पुरुषों को हराया गया। कौन है वो वीर पुरुष, मैं आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में आते हैं, यानी कि हम मराठाओं की बात करते हैं। उस टाइम पे मराठाओं का जो पेशवा था वो था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव का भतीजा जो था वो था हमारा नारायण राव, लेकिन नारायण राव उस समय पे नाबालिग था, इसलिए उसको पेशवा वहां पे नहीं बनाया गया। तो जो राजगद्दी पे बैठा हुआ था मराठाओं के, वो था मेरा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव को ब्रिटिशर्स ने एक झूठी फूटी दिलासा दिलाकर उसको अपने पार्टी में शामिल कर लिया। रघुनाथ ने इस चीज को समझा नहीं और इस चीज से वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया, जो कि इसकी सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ पे यही चीज तो थी कि लालच और हमारी सोच, लालच और धोखा, लालच और धोखा ने ही हमारे इंडिया को यहाँ पे गुलामी के अग्रसर तक पहुंचाया है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान के साथ धोखा नहीं होता या फिर कोई भी इंसान यहाँ पे लालच नहीं दिखाता तो शायद हमारा देश गुलाम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे रघुनाथ राव ने ये किया कि ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया और ब्रिटिशर्स ने उसको बहुत ही उसको कठपुतली बनाकर उसको नचाते रहा और घूट बोलते रहा मराठाओं के बीच में रघुनाथ के मन में। तो रघुनाथ ने एक चीज यहाँ पे गलती ये करी कि वो उसके साथ हाथ मिला लिया ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स इसके ऊपर अब जो जैसा कान भरते थे रघुनाथ उसी तरीके से वो सोच करता था। एक समय ऐसा आया कि जब रघुनाथ ने इतना ज्यादा रुष्ट हो गया कि वो अपने ही भतीजे को 30 अगस्त 1773 पे वो उसको मरवा दिया। यहाँ पे इतनी भयभीत की बात ये थी कि रघुनाथ राव ने यहाँ पे यानी कि
नारायण राव को वो अपने ही भतीजे को मरवा दिया। हुआ ये कि यहाँ पे इसके मन में जो था, ब्रिटिशर्स ने ऐसा दिमाग बैठा दिया, इसके ऐसे मन में इतनी नफरत घोल दी थी कि वो एक गुस्सा सह नहीं पाया और वो अपने ही भतीजे को यानी कि नारायण राव को वो मरवा दिया। इस नारायण राव को मरवाने के बाद और यहाँ पे जो रघुनाथ राव ने जो चाल चल रहा था, जो ब्रिटिशर्स का चल रहा था, एक बड़े आदमी का ये सब सारा निगरानी कर रहे थे कि किस तरीके से हमारा मराठा साम्राज्य अब जा रहा है। तो वो शख्स पूरा देख रहा था और वो शख्स है हमारा नाना फडणवीस। नाना फडणवीस मराठाओं के ही पेशवा थे, मराठाओं के एक काफी ओल्ड मैन थे जो कि सारी चीजों को देख रेख करते थे और ये सारा चीज देख रहे थे कि कैसे यहाँ पे रघुनाथ ने ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाया। और ये जब अंग्रेज के साथ हाथ मिलाए थे, यानी कि जब रघुनाथ ने अंग्रेज के साथ हाथ मिलाया था, तो नाना फडणवीस ने इनको कहा भी था कि तुम गलत कर रहे हो। तुमको मालूम है किस तरीके से बंगाल को लूटे हैं, किस तरीके से बक्सर पे वहां पे बैटल हो के बाद वो बक्सर को लूटे हैं और किस तरीके से वो अपना व्यापार स्प्रेड कर रहे हैं, तो भी तुम उनके साथ जा रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन रघुनाथ ने एक नहीं सुनी, वो अपने ही मराठा साम्राज्य की नींव खराब करते गया और उसको कमजोर बनाते गया। फिर भी नाना फडणवीस ने इसको कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ये तो था उस समय पे पेशवा जो कि राजगद्दी पे बैठा था। रघुनाथ राव ने जब नारायण राव को मरवाया तो नाना फडणवीस बहुत ज्यादा दुखी हुए और बहुत ज्यादा उनको सदमा लगा। उन्होंने ऐसा सोचा कि ये अपने ही समुदाय के लोगों को ये मरवा दे रहे हैं, मराठा ही आपस में भिड़ जा रहे हैं सिर्फ एक नफरत पे और एक गलतफहमी की वजह से। नाना फडणवीस ने इसको संभालने की हर कोशिश करी, हर पहलू की सबको समझाइश दी कि ये गलत है, ब्रिटिशर्स के साथ हमको नहीं जाना चाहिए, हम मराठा हैं, हम मराठा, हमको अपनी सोच और अपनी डिसीजन लेनी चाहिए, ना कि किसी पर निर्भर रहनी चाहिए। नाना फडणवीस ने काफी दुख हुए और नाना फडणवीस ने एक वीर पुरुषों का सहायता लिया और वो थे हमारे कर्नाटक के वीर पुरुष हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में अब मैं वहां पे लेके चलता हूं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मराठा यहां तक आ चुके हैं और मराठाओं की सेना को अपने पास रख चुके हैं। रघुनाथ राव के साथ इसकी जो सेना प्रमुख थे उन लोग भी ब्रिटिशर के साथ आ चुके थे, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी जो बेस है, इनकी जो नींव है वो खराब हो चुकी थी। किसकी? मराठाओं की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से जो खेल खेला था वो उनका खेल सफल होते चलता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि नाना फडणवीस ने फिर से एक अपने मराठा साम्राज्य को बचाने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स के हाथों। तो वहां पे उन्होंने गए हैदर अली से और हैदर अली को कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रिटिशर्स हुकूमत जमा रहे हैं तो हो सकता है वो आपके पास भी आए, अगर हम दोनों आपस में मिल जाते हैं, आपस इतनी दम रखते हैं कि हम ब्रिटिशर्स को एक ही झोंके में हम यहाँ से निकाल फेंकेंगे। और सही बात भी है, मराठाओं और अगर हैदर अली चाह लेते, हैदर अली की जो सेना थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान अगर चाहते और उसके साथ इधर मराठाओं अगर एक हो जाते तो चुटकियों में ब्रिटिशर्स को बाहर फेंक देते और यहां उनका कोई नामो निशान नहीं मिटता। लेकिन हुआ ये कि मराठाई की ही कमजोर हो गए, क्योंकि मराठाई उनके साथ मिल गए। अब बचते हैं हैदर अली। ये हैदर अली का खौफ कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के पास भी था। ब्रिटिशर्स भी सोचते थे कि हैदर अली को हरा पाना काफी मुश्किल है। थोड़ी सी बात करते हैं हैदर अली के बारे में। हैदर अली कर्नाटक के मैसूर में वो एक आर्मी ज्वाइन किए थे। बचपन से ही घुड़सवारी करना, लड़ाई करना, उनके पास निशानेबाजी करना, ये उनका बहुत ज्यादा शौक था। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे पैमाने पर वो युद्ध भी कर लेते थे, युद्ध कर लेते थे और वो आराम से जीत भी जाते थे। उन्होंने कुछ बड़े होने के बाद वो अपने एक आर्मी सोल्जर में ज्वाइन करी, तो वहां पे वो मैसूर में आर्मी सोल्जर थे। लेकिन इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा, इतनी बखूबी वो सारी चीज करते रहे कि उनको वहां का प्रधान बना दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम मराठा सरदार खांडेराव का। खांडेराव एक मराठा सरदार थे जो कि ब्रिटिशर्स के साथ मिला हुआ था। यहाँ पे जब मैसूर में जब अटैक हुआ, यानी कि मैसूर में जब एक लड़ाई हुई, किसके किसके बीच? तो ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच। तो हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच जब यहाँ पे युद्ध हुआ तो हैदर अली को धोखा दे गया मराठा सरदार, यानी कि जिसका नाम था खांडेराव। खांडेराव ने यहाँ पे जो भी मैसूर पे जो युद्ध होना था, तो वहां पे युद्ध पे वो अपनी सेना को वो ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्ट करता था और वहां पे वो उनको हराना चाहता था। लेकिन हुआ ये कि हैदर अली इतने वीर पुरुष थे कि इतने इसके धोखे के बाद भी इतनी बहादुर तरीके से वो युद्ध जीते कि यहाँ पे खांडेराव को यहाँ पे नीचे झुकना पड़ा और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे थोड़े से कहीं ना कहीं सहम चुके थे। हुआ ये कि अब हैदर अली सारे खेल समझ चुका था। हैदर अली को समझ में आ चुका था कि ब्रिटिशर्स अब चाल चल रहे हैं, वो हमारे कैप्चर करना चाहते हैं, हमारे कर्नाटक को भी कैप्चर करना चाहते हैं और साथ ही साथ मराठाओं को भी कैप्चर करना चाहते हैं हराकर। तो हैदर अली ने सोचा कि और कोई नहीं, उनको भरोसा था अपने पुत्र पर, यानी कि
टिप्पू सुल्तान पे। नाम सुने होंगे आप टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। टिप्पू सुल्तान 18 साल की उम्र में ही ये घुड़सवारी करना स्टार्ट कर चुका था और साथ ही साथ हर लड़ाई को वो बहुत ही अच्छे तरीके से जीतता था। जैसे कि हैदर अली अपना लड़ाई जीतता था, बचपन से ही उसको निशानेबाजी घुड़सवारी करने का शौक था, इसी तरीके से टिप्पू सुल्तान भी 18 साल में ही ये सारी चीजें करता था। 18 साल की उम्र में टिप्पू सुल्तान को मद्रास भेज दिया जाता है। हैदर अली बोलते हैं कि बेटा तू जा, मद्रास में जितने भी कैंप है ब्रिटिशर्स की, सारे कैंप को धज्जियां उड़ा के आ जा, जितने भी कैंप है सबको खाली करा के आ जा। टिप्पू सुल्तान जाता है मद्रास और लड़ता है और फाइनली मद्रास के जितने भी कैंप होते हैं सारा चीज वो खाली करवा देता है। अकेला ऐसा व्यक्ति था कि वो सेना के साथ लेके जाता है और ब्रिटिशर्स के सारे कैंप को ध्वस्त करके आ जाता है और वहां सारी जितने भी उन्होंने कैप्चर की थी, ब्रिटिशर्स ने सारी जगहों को कैप्चर किया था, वो मद्रास को पूरा खाली करा के आ जाता है। इस चीज से ब्रिटिशर्स का हवा गोल हो चुका था। वो काफी डर चुके थे कि अगर 18 साल का लड़का इस तरीके से अगर वो कर सकता है तो शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत की बात है। हैदर अली और टिप्पू सुल्तान वो अब हर प्रयास कर चुके थे कि किस तरीके से इनको हराया जाए और इतनी स्थिति इनकी खराब हो चुकी थी कि ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इकोनॉमी थी वो 60% घटकर 40% हो गई। इतनी ज्यादा ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी वो खराब हो चुकी थी। इनकी इकोनॉमी जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने लगाई थी तो इनका यहाँ से जाना, इनको मद्रास से निकाल देना इतना भारी पड़ गया कि इनको जो इकोनॉमी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इन्होंने यहाँ पे खोला था हमारे भारत में, तो उसकी इकोनॉमी यहाँ पे इनकी डाउन हो गई और घट कर वो केवल 40% ही रह गई थी। इतनी ज्यादा यहाँ पे इनको दहशत हो चुकी थी ब्रिटिशर्स को। हुआ ये, इसके बाद एक अचानक 6 दिसंबर 1782 को 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और यहां से हमारे नाना फडणवीस काफी कमजोर हो जाते हैं क्योंकि यही एक इनका आखिरी भरोसा था कि शायद हैदर अली और टिप्पू सुल्तान इस ब्रिटिशर्स को मार भगाएंगे। लेकिन हुआ ये 6 दिसंबर को हमारे हैदर अली नहीं रहे और फिर भी टिप्पू सुल्तान वहां पे कमान संभालते हैं और टिप्पू सुल्तान भी काफी अच्छी तरीके से लड़ाई करता है। लेकिन होता यह है कि टिप्पू सुल्तान भी अपने ही लोगों के साथ धोखे का शिकार होता है और टिप्पू सुल्तान भी हार जाता है एंग्लो वार में। तो वहां पे ब्रिटिशर्स कर्नाटक के किले को और कर्नाटक के कई जगहों को वो कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि टिप्पू सुल्तान को ही धोखा मिल जाता है अपने ही व्यक्तियों के साथ, इसलिए टिप्पू सुल्तान को हारना पड़ा। अदरवाइज टिप्पू सुल्तान बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर रहा था, कई युद्ध उन्होंने जीते, इतने कम उम्र में भी वो सारी चीज रखता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि 1799 में उसकी मृत्यु हो जाती है और वो वार हार जाता है। इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का नींव काफी मजबूत हो चुका था। वो ये सोचे थे कि हम मराठा को भी कमजोर कर चुके हैं और हम कर्नाटक को भी जीत चुके हैं। यहाँ पे ब्रिटिशर्स की सोच अब थोड़ी सी और स्प्रेड हुई। अब हम आते हैं वापस बक्सर में, यानी कि बिहार में जो इन लोगों का सिलसिला चल रहा था, वहां पे ये किस तरीके से पॉलिसी लाए और किस तरीके से यहाँ पे लोगों को वो झूठा दिलासा देकर नई नई स्कीम बताकर वो लूटना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स का काम था कि हम जगह लूटे, लोगों से पैसा निकलवाएं और सारा पैसे को, सारे रेवेन्यू को हम अपने ब्रिटेन भेजें। बस यही इनका इंटेंशन था, यही इनका मकसद था। लेकिन ये मकसद अब और धीरे धीरे बढ़ता चलता गया। बिहार में इन्होंने कुछ इसी तरीके से किसानों के साथ किया लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं लैंड रेवेन्यू क्या होता है। तो इधर अब इसके बाद लॉर्ड रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिशर्स से निकाली, यानी कि यहाँ पे अब जमीन से कैसे पैसा उनको वसूलना था वो उन्होंने एक नया यहाँ पे पॉलिसी निकाला और उस पॉलिसी में उन्होंने अलग अलग तरीकों से पैसा वसूलना स्टार्ट। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अब हम यहाँ पे जो कब्जा कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कस्बों को हम जब कब्जा कर रहे हैं तो वहां से हम किस तरीके से हम वहां से टैक्स वसूलें, एक टैक्स के रूप में। उन्होंने ये किया कि 3 वहां पे अलग अलग तरीकों से पैसा लूटने का ही कह सकते हैं, वहां ने उन्होंने टैक्स के नाम पे एक 3 तरीकों से पैसा लूटना स्टार्ट किया। सबसे पहले वो बंगाल में थे, बंगाल को कब्जाया, बक्सर में कब्जाया, इलाहाबाद को भी उन्होंने ट्रीटी साइन कर लिया। इसके बाद वो पंजाब में भी कुछ हिस्से को कब्जा लिया और यहाँ पे हमारे मद्रास में भी कुछ हिस्से को कब्जा लिया। तो अलग अलग छोटे छोटे जो हिस्से को कब्जाया था उन्होंने कुछ समय बाद वहां से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया किसानों से। हुआ ये यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि वहां से सिर्फ लैंड से कैसे उनकी आमदनी हो ब्रिटिशर्स की, वो वहां पे एक नया तरकीब लाना स्टार्ट कर दिए। पहला तरकीब इन्होंने दिया परमानेंट सेटलमेंट का।
परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली एक जमींदारी सेटलमेंट था। यहां पे इन्होंने ये कहा, ब्रिटिशर्स ये कहते थे किसान से, वहां पे अपना एक आदमी बैठा दिए थे। एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं, अगर मान लीजिए कोई गांव था, उस गांव में एक अपना आदमी बैठा के रखा है और उस आदमी को उन्होंने बोला कि आप इतना फिक्स अमाउंट आप मुझे टैक्स हर महीने आप देते चलिए। किसान का उत्पादन हो, किसान की प्रॉफिट हो, किसान का उत्पादन ना हो, नष्ट हो, व्यर्थ हो, जो भी हो, हमको टैक्स तो चाहिए, मतलब चाहिए। ये ब्रिटिशर्स की यहाँ पे मांग हो गई कि हम एक किसी गांव में या हर किसान से, आप हर एक किसान से उनका उत्पादन हो चाहे ना हो, इतना फिक्स अमाउंट पे टैक्स चाहिए। अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे बोलूं कि 1000 रुपए मुझे हर महीने एक किसान से टैक्स चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे उसका उत्पादन हो, चाहे उत्पादन ज्यादा हो या ना हो, उससे हमको मतलब नहीं है, किसान से हमको टैक्स चाहिए, मतलब चाहिए। यहां पे परमानेंट सेटलमेंट में ब्रिटिशर्स ने ये नया तरकीब निकाला, पैसा वसूलने का एक नया पैमाना यहां पे खोजा। इसके बाद ये चीज बेसिकली बंगाल में हुआ करती थी, क्योंकि बंगाल में वहां सबसे पहले इन्होंने कब्जा किया था। जब बंगाल के नवाब को सिराजुद्दौला को हराया था, तो इसीलिए उन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली बंगाल में स्टार्ट किया। इसके बाद उनका और स्प्रेड हुआ यही चीज, यानी कि लैंड रेवेन्यू, उन्होंने एक नया तरकीब निकाला, रोतवारी सेटलमेंट। रोतवारी सेटलमेंट हमारा बेसिकली मद्रास को जो हिस्से कब्जाए हुए थे, जिस हिस्से को मद्रास में कब्जा किया था, वहां पे ये रोतवारी सेटलमेंट लगाया। रोतवारी सेटलमेंट में थोड़ा सा एक अलग नया तरकीब यहां पे अपनाए। इन्होंने ये बोला कि परमानेंट सेटलमेंट में ये करते थे कि वो एक आदमी बैठा दिए थे, और वो आदमी क्या करता था, हर एक किसान से जाकर ये बोलता था कि भाई हमको पैसा दीजिए हर एक महीना, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपकी उत्पादन हो चाहे ना हो, हर किसान से उनका पैसा लेना काम था एक टैक्स के नाम पर। तो यहां पे रोतवारी सिस्टम में हुआ, रोतवारी सेटलमेंट में हुआ कि यहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली किसान से एक फिक्स अमाउंट लेना स्टार्ट करती है। यानी कि अब किसी भी यहाँ पे एक अलग आदमी को वहां पे हायर नहीं किया, वो बोले कि भाई इस जगह को नहीं संभालना है। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स डायरेक्टली किसान से जाकर वहां पे ये पैसा वसूलना स्टार्ट कर दिए। आप हमको इतना पैसा दीजिए, फिक्स अमाउंट दीजिए, वो आपके टैक्स है। क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि मेरा कब्जा हुआ जगह है, मैं यहाँ का राजा हूं, मेरी यहाँ पे अथॉरिटी चलती है, मेरा आपको हुकूमत मानना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा अपनी जमीन का, जो भी आप उत्पादन कर रहे हो। यानी कि अपनी ही जमीन पे जो उत्पादन हो रही है उसका टैक्स उनको पे करना पड़ेगा किसान को, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो यहां पे रोतवारी सिस्टम में ये हुआ कि वो डायरेक्टली जाके फेस टू फेस बात करते थे और वहां से किसान से वो पैसा लेते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। इसके बाद यहां पे तीसरा आता है हमारा महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट में अब ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा धौंस बढ़ गया और वो सोचे कि अब हम किसान से डायरेक्टली मिलके पैसा वसूल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे काम करते हैं, जैसे एक गांव है, एक कस्बा है, उस कस्बे को हम एक महल का नाम दे देते हैं और उस महल से मुझे इतना फिक्स अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए। मान लीजिए कोई अगर 50 घर का कोई गांव है, तो उस गांव में हमने ये कह दिया कि 5000 आपके हर महीने से मेरे पास टैक्स आना चाहिए। तो महलवारी सेटलमेंट में इन्होंने ये चीज दिखा। ये महलवारी सेटलमेंट जो था, ये अधिकांश पंजाब में देखने को ज्यादा मिला, क्योंकि ब्रिटिशर्स पंजाब के भी कुछ हिस्से को कब्जा रखे थे, वहां पे इन्होंने ये सेटलमेंट भी स्टार्ट कर चुकी थी। किसी भी गांव को एक फिक्स अमाउंट उन्होंने बता दिया कि आपको हर महीने इतनी टैक्स देनी है, चाहे आप वो गांव से कैसे भी करके लीजिए, चाहे आप एक ही घर से दीजिए, चाहे आप सब कर दीजिए, जैसा भी दीजिए, मुझे इतना टैक्स चाहिए, मतलब चाहिए। ये ब्रिटिशर्स का डिमांड था। इसके बाद इन्होंने एक नया और तरकीब निकाला जिसको कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस। अब हुआ ये कि ये सोचे कि किसान से तो हमको जैसे पैसा निकलवाना था, हमने यहां पे पैसा निकलवा लिया, अब हम क्यों ना राजाओं के पास चलें। अब राजाओं को भी छेड़ेंगे, किसान को तो काफी परेशान कर दिया, किसान को तो छेड़ दिया, अब यहाँ पे ये राजा को भी छेड़ना स्टार्ट किए। यानी कि जो बड़े आदमी थे, जो थोड़े उद्योगपति थे, उनको कैसे परेशान किया जाए, कैसे उनसे पैसा वसूला जाए, तो वहां पे ये लेके आते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को जो दिया था वो था हमारा रिचर्ड वेल्सले। तो रिचर्ड वेल्सले ने सब्सिडरी अलायंस में ये कहा कि जो हम जगह कब्जाए हुए हैं, यानी कि मान लीजिए कोई जगह कब्जा हुआ है, तो वहां के जो बड़े बड़े आदमी थे, जो बड़े बड़े लोगों थे, वहां के जो उद्योगपति थे, तो उन्होंने ये बोला कि ये कब्जा हुआ जगह मेरा है, यानी कि ब्रिटिशर्स का है, तो आपकी जो जमीन है उस जमीन का आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े आदमी थे उन्होंने बोला क्यों भाई, हम क्यों टैक्स पे करेंगे, यहाँ तो मेरी जमीन है। तो ये बोले कि हम आपके जगह को कब्जे हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, हमारे पास जो आर्मी है, हमारे पास जो सोल्जर्स हैं, जो वो आपकी जमीनों की रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं,
हैं, आपके सोसाइटी की रक्षा कर रहे हैं, तो आपको उसके नाम पे आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा हमारे सोल्जर्स के लिए, क्योंकि ये मेरा कब्जा है वो जगह था, तो वहां पे जो भी सोल्जर्स बैठ रही है उनके लिए आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस में यही कहा गया कि आपको सोल्जर्स के नाम पे जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, जो आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उस प्रोटेक्शन का आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। एक प्रकार से यहाँ पे ये वसूली की गई, ये सब्सिडरी अलायंस में कहा गया। लेकिन यहाँ पे एक और तर्क रखा गया, ये बोला कि अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो वो जमीन हम यहाँ पे आपकी कब्जा कर लेंगे, वो जमीन मेरी हो जाएगी अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं। तो हुआ ये कि कुछ लोग तो पे नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोग जो पे कर देते थे उससे भी इनको तकलीफ होने लगी, क्योंकि जो पे करते थे उनकी जमीन कब्जा पाते नहीं थे, जो पे नहीं कर पाते थे उनकी वो जमीन तो आसानी से कब्जा लेते थे। कोई भी अगर टैक्स नहीं देता था इनको, वो सीधे जाके उसकी जमीन को वो अपना बना लेते थे। लेकिन जो टैक्स पे करता था तो वो ये सोचे कि जो टैक्स पे कर रहा है उसकी जमीन भी हमको चाहिए। यहाँ पे लालसा इनकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये हड़पना चाहते थे पूरे भारत को धीरे धीरे करके। तो उन्होंने सोचा कि इन पे कैसे किया जाए, तो यहाँ पे एक और नया तरकीब लेके आए, एक नया पॉलिसी लेके आए जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहां पे निकाला था लॉर्ड डलहौसी ने, और ये इस आदमी के पीरियड में, इस लॉर्ड डलहौसी के पीरियड में काफी कुछ रिवोल्ट होने वाला था, काफी कुछ भयंकर चीजें होने वाली थी, जो कि 1857 की क्रांतिकारी लेके आएगा, एक रिवोल्ट लेके आएगा, जिसको हो सकता है मैं आपको फोर्थ सीरीज के लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ नई चीजें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहता है, अब यहां पे एक नया तरकीब लेके आया कि अगर आपका कोई राजा का बेटा होता है, अगर किसी राजा की कोई जमीन है, अगर वो जमीन उसके खुद के पुत्र की नहीं होती है, उसके मरने के बाद अगर उसका खुद का बेटा नहीं है, यानी कि वो गोद लिया हुआ बेटा हो, अडॉप्ट किया हुआ अगर बच्चा है, तो वो उसको जमीन नहीं मिलेगी। अगर खुद का बेटा है तो वो उसको जमीन मिलेगी, अगर आपने वहां पे गोद लिया हुआ बेटा है तो वो जमीन हमारी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ आप जमीन देंगे तो अपने ही बेटे को जमीन देंगे और बाकी लोग को जमीन आप यहाँ पे नहीं देंगे। और यहाँ पे एक और तर्क निकाला, ये भी कहा गया कि अगर आपका बेटा सक्षम नहीं है, अगर आपका खुद का बेटा है लेकिन वो सक्षम नहीं है इस जमीन को चलाने के लिए, या जो भी अब व्यवसाय करने के लिए अगर सक्षम नहीं है, राजगद्दी नहीं संभाल पाता है, तो भी वो जमीन मेरी हो जाएगी। यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने इस तरीके से दादा करी। ये सारी चीजें एक प्रकार से दादागिरी ही है, क्योंकि कोई अगर अपनी जमीन पे खा रहा है, पी रहा है, उत्पादन कर रहा है, उसको टैक्स देना पड़ रहा है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने ये वसूली करना स्टार्ट कर दी कि वो जमीन मेरी हो जाएगी, क्योंकि आपका खुद का बेटा नहीं है, और अगर बेटा है तो वो सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है इस जमीन को चलाने के लिए। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ये वसूली करना स्टार्ट कर दिया। और यही चीज सब्सिडरी अलायंस में भी हुआ कि यहाँ पे आपको टैक्स पे करने बोल रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे आपको आर्मी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमारे पास आर्मी बहुत है, हमारे पास अच्छे हथियार कारतूस हैं जिससे हम आपकी रक्षा करते हैं, जो मेरी कब्जाई हुई जगह थी। इस तरीके से लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने निकाला। यहां पे धीरे धीरे करके जगहों को कब्जा कर रहे थे और यहां पे इस तरीके से पैसा वसूलना स्टार्ट कर दे रहे थे, क्योंकि उनका पेट इसी से ही चल रहा था, भारत की ही फंड से। यहां पे अब हम थोड़ा सा और चलते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले मराठाओं के पेशवा की कहानी बताई, किस तरीके से नाना फडणवीस टूट चुके थे, किस तरीके से वहां पे धोखा दिया गया था, छल कपट किया गया था, और इसी तरीके से कर्नाटक के मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान भी किस तरीके से पराजित हो चुके थे ब्रिटिश के दबदबे के अंदर। यहां पे वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 1785 तक का इनका टाइम पीरियड था। वॉरेन हेस्टिंग ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा बदतमीज आदमी था। यहाँ पे वो बहुत सारी चीजें सबके मन में, सबको परेशान करके रख दिया था। भारत के हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों को ये वॉरेन हेस्टिंग ने परेशान कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग ने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले भारत को गरीब बनाया। गरीब कैसे बनाया? जितने भी इंडस्ट्रीज थी, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे, जितने भी वहां पे बिजनेस थे, सारे फैक्ट्रीज, सारे हॉस्पिटल, सारे इंडस्ट्रीज को वो बंद करवा दिया। वो ये बोला कि अब जो भी यहाँ पे प्रशासन चलेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रिटिशर्स का चलेगा। हम जो करेंगे, जो फैसिलिटीज देंगे, आपको उसी फैसिलिटीज में करनी है। आपका अगर खुद का इंडस्ट्री है तो आपको अपने इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। हमारी इंडस्ट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी नामक, जिससे हम हर चीज हम करेंगे और आपको सारी सेवा हमसे ही लेनी है। ये ब्रिटिशर्स ने ऐसा इसलिए किया, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग ने ऐसा तर्क इसलिए निकाला क्योंकि अगर कोई आदमी, इंडिया का कोई नागरिक अगर अपना भी इंडस्ट्रीज में काम करता है, अगर वहां के लोगों को वो जॉब देता है, अगर कोई भी प्रकार का कोई रोजगार देता है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का किसी भी तरीके से कोई इनडायरेक्ट मुनाफा या डायरेक्ट मुनाफा नहीं हो रहा था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने जगहों को कब्जा के इंडस्ट्रीज बंद करना स्टार्ट कर दी। वहां पे जितने भी सेक्टर्स थे, यानी कि जो भी वर्किंग सेक्टर्स थे, उनको बंद कराना स्टार्ट कर दिया। हर चीज को हर तरीके से
ये बंद कराने स्टार्ट कर दिया। एक समय ऐसा आया भारत में भूखमरी की स्थिति निर्मित हो गई, इतनी ज्यादा यहाँ पे मंदी छा गई भारत में, लोगों के पास व्यवसाय नहीं थे, लोगों के पास रोटी कपड़े मकान नहीं थे, लोग इतने ज्यादा गरीब हो चुके थे कि अब ब्रिटिशर्स से वो काफी ज्यादा तंग हो चुके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अब हर पैमाने पर हर तरीके से उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। तो वॉरेन हेस्टिंग का पीरियड इतना ज्यादा दुर्गमय पीरियड था, इतना ज्यादा वो अपने पीरियड में इस तरीके से लोगों को, भारत के नागरिक को परेशान किया। थोड़ी सी बात करते हैं हम बाजीराव पेशवा की, जो कि पेशवा थे मराठा के, और ये आखिरी पेशवा थे, यानी कि 12th जो पेशवा थे हमारे मराठास के, वो हमारे थे बाजीराव पेशवा। बेसिकली आपको सभी को मालूम होगा पुणे के पेशवा थे, ये पुणे समुदाय को उन्होंने संभाल के रखा था। अब बाजीराव पेशवा भी कमजोर नहीं था, क्योंकि मराठा की नींव इतनी कमजोर नहीं थी, अभी भी मराठा की नींव पूरी तरीके से टूटी नहीं थी, बस कमजोरी हुई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स को लेकिन अभी भी कहीं भय था कि अगर मराठा चाह लिए तो भी वो उनको निकाल सकते हैं इस इंडिया कंट्री से। हुआ ये कि इन्होंने बाजीराव पेशवा से एक झूठी दोस्ती करी, एक झूठा हाथ मिलाया कि हम आपका इस तरीके से मदद करेंगे, इस तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ दोस्ती करिए। बाजीराव पेशवा ने यहाँ पे एक गलती कर बैठी कि वो ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती कर लिया, लेकिन हुआ ये दोस्ती उसको महंगी पड़ गई और ये और नींव कमजोर करते गया अपने मराठा साम्राज्य का। तो बाजीराव पेशवा ने जब दोस्ती किया, तो दोस्ती करने के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स इनके ऊपर हुकूमत जमाने लग गए और इनको तंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये पुणे को कब्जाना चाहते थे। पुणे अभी बाजीराव पेशवा के हाथों में था और ये पुणे को पूरी तरीके से अपने हाथों में लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ये हुआ नहीं। इसलिए यहाँ पे पेशवा और ब्रिटिशर्स के दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब युद्ध होने के लिए जो सेना प्रधान थे पेशवा के, यानी कि बाजीराव के जो सेना प्रधान थे, जिसका नाम था बापू गोखले बहुत ही अच्छे सेना प्रधान थे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते थे और चाहते तो बाजीराव पेशवा और गोखले मिलकर जो भी तैयारी करते थे, जो भी यहाँ ने प्लानिंग करी थी युद्ध करने के लिए, वो आसानी से जीत जाते। लेकिन यहाँ पे बापू गोखले को भी धोखा मिल जाता है अपने ही लोगों के साथ, क्योंकि वो चीट कर जाता है युद्ध के दौरान, जिससे होता यह है कि ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और वो पुणे को कब्जा लेते हैं। बापू गोखले ने इतनी बहादुरी से इस युद्ध में लड़े और जब तक लड़े और लड़ते लड़ते वो अपने प्राण त्याग दिए। 5 नवंबर 1817 को बापू गोखले का निधन हो जाता है उसी युद्ध में, और बापू गोखले को धोखा भी मिलता है। अब यहाँ पे फिर भी बाजीराव पेशवा की यहाँ पे नींव कमजोर नहीं थी, क्योंकि अभी मराठाओं की जो शक्ति थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक और नई चाल चलने की कोशिश करी। वहां पे एक नया युवक यानी कि नाबालिग राजा था, जिसका नाम था राजा प्रताप सिंह। ये राजा प्रताप सिंह महाराष्ट्र के सतारा का ये किंग था, और उस समय पे 1848 में ब्रिटिशर्स ने एक नई चाल चली और ये सोचे कि हम सतारा को भी कैसे कैप्चर करें। सतारा पे भी इनका ध्यान था। सतारा हमारा, आपको मालूम होगा, महाराष्ट्र में पुणे और मिरज के बीच में पड़ता है। तो सतारा में इन्होंने कैप्चर करना चाहा, और सतारा के जो राजा थे राजा प्रताप सिंह, ये नाबालिग थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनकी मां को कहा कि जो मराठा साम्राज्य है, राजा प्रताप सिंह हालांकि पेशवा थे लेकिन ये नाबालिग थे करके ब्रिटिशर्स ने इनकी मां के पास गए और इनकी मां को कहा कि आपका बेटा यानी कि राजा प्रताप सिंह आपके मराठा का ऑफिसर्स होगा, एक अधिकारी के तौर पर चुना जाएगा आने वाले समय पे, और उसको उसी में नियुक्ति मिलेगी। ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि आप हमारा सपोर्ट करिए, मैं आपको आपके बेटे को अधिकारी के रूप में नियुक्ति करूंगा। राजा की मां इस झांसे में आ जाती है और राजा प्रताप सिंह भी काफी उतावला हो जाता है कि मैं अफसर बन जाऊंगा मराठा साम्राज्य का, यानी कि मुझे सारी देखरेख करनी मिलेगी अब पूरे मराठा साम्राज्य का। अभी सिर्फ मैं पेशवा हूं अपने सतारा जिले का। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात मानना इनको महंगी पड़ जाती है, और जैसे ही ये ब्रिटिशर्स इनकी बात मानते हैं, हमारे बाजीराव पेशवा काफी कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि बाजीराव को ऑलरेडी इनकी सारी खेल समझ में आ जाती है, क्योंकि बाजीराव ने ऑलरेडी धोखा खा चुका था गलत दोस्ती करके। यहाँ पे हुआ ये कि राजा प्रताप सिंह ने अनाउंस कर दिया सारे मराठा को, सारे सतारा में जितने भी लोगों थे, अपने समुदाय के लोगों को ये कहा कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करो, पेशवा का सपोर्ट छोड़ो, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करो, पेशवा का सपोर्ट छोड़ो। इसका नारे लगाने लग गया और लोग ने यही करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए बाजीराव यहाँ पे और ज्यादा कमजोर पड़ चुके थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अब भय था कि हमारा अब मराठा समुदाय नहीं बच पाएगा, और बाजीराव को भी घुटने टेकने पड़ गए और वो ब्रिटिशर्स के सारे ऑर्डर्स को वो मानना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम बात करते हैं बहादुर शाह, जिसका वहां पे साम्राज्य था, दिल्ली में था। अब ब्रिटिशर्स की लालच दिल्ली में भी बढ़ी, क्योंकि दिल्ली था, तो दिल्ली में भी उनकी यहाँ पे नजर पड़ी और दिल्ली को भी वो कब्जाना चाहते थे। लेकिन वहां पे कब्जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पे मुगल राजा थे और उस राजा का नाम था बहादुर शाह।
बहादुर शाह को भी वो बहुत ज्यादा तंग करना स्टार्ट कर दिए, बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिए, परेशान करना स्टार्ट कर दिए। तो यानी कि ब्रिटिशर्स अब हर लेवल पे बदतमीजी करना स्टार्ट कर चुके थे, हर लोगों से छीनना स्टार्ट कर चुके थे, लोगों को परेशान करना, लोगों को से पैसे हड़पना, लोगों का स्थान लेना और अपना हुकूमत जमाना, वो भी गैर कानूनी तरीके से। यहां पे लोग परेशान हो चुके थे, हर लोग, राजा परेशान हो चुका था, पेशवा परेशान हो चुके थे, यानी कि मराठा परेशान हो चुके थे, किसान परेशान हो चुका था, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के उद्योगपति परेशान हो चुके थे, हर लोग परेशान हो चुके थे। यही परेशानी लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में, ये 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का पीरियड हुआ करता था और 1857 पे पूरे भारत में एक भयंकर युद्ध हुआ, एक भयंकर क्रांतिकारी हुई, भारत के लोग तहस महस हो गए थे। भारत में ऐसा युद्ध हुआ कि वो युद्ध एक रूह कांप देने वाला युद्ध था। इस तरीके से रिवोल्ट किया गया, इस तरीके से क्रांति हुई कि आपको मैं 4th सीरीज में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अब आपको योजना करते हैं कहीं घूमने फिरने की या फिर किसी भी तरीके की, तो आप प्लानिंग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग करते हैं। वो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग हमारे पूरे भारत के लोग करना स्टार्ट कर चुके होते, क्योंकि हर लोग, हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म और हर जाति का लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं, टेंशन में आ चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर से हमारे को छुटकारा मिले। वो ये सोचते हैं कि हम ब्रिटिशर के खिलाफ अब मिलकर पूरा भारत देश युद्ध करेगा। इसकी जो प्लानिंग होती है वो बहुत सही तरीके से प्लानिंग होती है, बहुत मजेदार तरीके से प्लानिंग होती है। एक रोटी के टुकड़ों से प्लानिंग की जाती है। कैसे प्लानिंग होती है, कैसे साधु संत मिलकर प्लानिंग करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं वही बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि सतारा, मेरठ और बुलंदशहर और नागपुर ये कैसे कैप्चर किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भी कैसे कैप्चर किया गया, और मेरठ सिटी में क्या युद्ध हुआ, कैसे दिल्ली में युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को बताऊंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि प्लानिंग किस तरीके से करी गई, कैसे मंगल पांडे का वहां पे एक नया योगदान था, मंगल पांडे ने बंदूक दान कर ब्रिटिशर्स को ही निपटा दिया, किस तरीके से हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को पढ़ेंगे और 4th सीरीज में हमारा स्टार्ट होगा रिवोल्ट। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया होगा, आज का सीरीज आप लोगों को काफी मजा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों का इसी तरीके सपोर्ट रहा, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी की भी क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूं और ज्योग्राफी की भी स्टार्ट करूंगा। इसी सीरीज की तरह एक लाइन डायग्राम के तहत आपको सारी चीजें समझनी चलनी है, रटना नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि आपको मैं एक स्टोरी लाइन की तरह बताऊंगा, तो आप स्टोरी लाइन को ही लेके समझिए। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।